हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में या लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में और हमने देखा था स्टैमेन का स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम को, माइक्रोस्पोरेंजियम से कैसे माइक्रोस्पोरोसिस होते हैं और कैसे माइक्रोस्पोर बन रहे थे और माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बन रहे थे। एंड बाद में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पॉलन ग्रेन को भी इन डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। किसे डिस्कस करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अगर एंड्रोइशियम जो है वो अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन हो जाएगा? गाइनोइशियम। ऑब्वियस सी बात है। तो क्या लिखेंगे? गाइनोइशियम। गाइनोइशियम, राइट। तो गाइनोइशियम को हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोइशियम को हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये बताओ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर गाइनोइशियम है तो गाइनोइशियम का यूनिट कौन हो जाएगा? यूनिट कौन होगा? गाइनोइशियम का यूनिट कौन होगा? कार्पेल और पिस्टिल। तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ गाइनोइशियम कौन हो जाएगा? यूनिट ऑफ गाइनोइशियम कौन हो जाएगा? गाइनोइशियम कौन हो जाएगा? कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल, राइट। अगर एक फ्लावर में एक कार्पेल प्रेजेंट है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? गाइनोइशियम। अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग बोलेंगे गाइनोइशियम। गाइनोइशियम इज नथिंग बट वर्ल्ड ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। बहुत सारे कार्पेल भी हो सकते हैं, एक कार्पेल भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा? अगर मान लो एक गाइनोइशियम के अंदर एक ही कार्पेल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। तो एक होता है आपका मोनोकार्पेलरी कंडीशन, मोनो कार्पेलरी कंडीशन। ऑलरेडी उन लोगों ने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था, इसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। और एक है आपका मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, राइट। एक है मोनोकार्पेलरी कंडीशन और एक है आपका मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। मोनोकार्पेलरी कंडीशन किसे कहते हैं? जब एक गाइनोइशियम में एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। मोनो मतलब सिंगल एंड मल्टी मतलब बहुत सारे। सो वन कार्पेल इन अ फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पेल हम लोग देख पाएंगे। यहाँ क्या होगा? मोर देन वन कार्पेल, मोर देन वन कार्पेल, मोर देन वन कार्पेल इन अ फ्लावर, यही होता है। अब ये जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है ये दो टाइप के हो सकते हैं। मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में क्या हुआ कि एक से ज्यादा, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है? कार्पेल प्रेजेंट है। अब ये जो कार्पेल है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कंडीशन में भी रह सकते हैं और अलग भी रह सकता है। अगर अलग रहेंगे कार्पेल दोनों, मतलब कार्पेल 1 और कार्पेल 2 को हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस कंडीशन। याद करो, दिमाग में जोर डालो कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ये सारी की सारी चीज़ों को, सारी की सारी कंडीशन को विद डायग्राम, हर एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैं बार बार आपसे ये चीख चीख के बोल रहा था कि आप यहाँ पे समझ लो। अगर यहाँ पे समझ लिया आपने तो आपको आगे जाके जब आप फ्लावर रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, मतलब एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने चीख चीख के ये बात बोली थी, राइट। अब पता चल रहा है मैंने क्यों बोला था, राइट। तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में क्या हो सकता है? एक हो सकता है आपका एपोकार्पस कंडीशन। क्या हो जाएगा? एपोकार्पस कंडीशन। और एक हो जाएगा आपका सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस मतलब, एपोकार्पस मतलब क्या हो जाएगा? कार्पल्स आर फ्री, कार्पल्स आर फ्री, कार्पल्स आर फ्री।
ये कंडीशन कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है माइकेलिया में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? माइकेलिया। आपके एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया गया है और आपको यही करना है, माइकेलिया। और सिन कार्पस मतलब सिन मतलब सिंक हो चुके हैं, मतलब फ्यूज्ड हो चुके हैं, राइट। सिन वर्ड कहाँ से आया? सिंक से। सिंक करने का मतलब क्या है? सिंक करने का मतलब फ्यूज्ड हो चुका है, घुल मिल चुका है, राइट, सिंक कर चुका है। तो सिन कार्पस मतलब कार्पल्स आर यूनाइटेड। क्या हो जाएगा? कार्पल्स आर यूनाइटेड। कार्पल्स आर यूनाइटेड। कार्पल्स आर यूनाइटेड। ये कहाँ का देखा जाता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पापावेर, PAPAVER, पापावेर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो दिस इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट गाइनोइशियम। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी भी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में इतना डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने मॉर्फोलॉजी को नहीं देखा है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली लो। हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर आप जो बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी मैं पढ़ के आया हूँ, तो मुझे पता है कौन सी चीज़ में काम में आने वाली है। तो इसी वजह से मैं, अगर आपने मॉर्फोलॉजी को नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे जाओ और डिटेल में जाके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करो। अगर मॉर्फोलॉजी को नहीं पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। ठीक है, और अगर मॉर्फोलॉजी को समझ लिया तो फिर काम ही खत्म। क्लियर है? अब क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग कार्पेल को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमें कार्पेल के बारे में सब कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार क्विक रिवीजन हम लोग लेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कार्पेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कार्पेल दिखता कैसा है बताओ? कार्पेल दिखता कैसा है? कार्पेल कुछ ऐसा दिखता है। एक ऊपर का पार्ट होता है ऐसा, हम लोग थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे ताकि ड्राइंग में ही सारी की सारी चीजें आपकी आ जाए, ऐसा। और एक नीचे वाला पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा बिकॉज इसके अंदर हमें ओव्यूल भी दिखाना है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, राइट। ये तो सबको ही पता है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? तो लास्ट लेक्चर में जब मैंने पॉलन ग्रेन पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि जब पॉलन ग्रेन या पॉलेंस जब एंथर से निकलेंगे डेहिसेंस होके, तो आके कहाँ गिरेंगे? यही स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे। और स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद यहाँ से क्या करेंगे? वो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या करेगा? यहाँ आके पॉलन ग्रेन जो है यहाँ आके गिरेगा। तो दिस एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दिस एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, दिस एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म for what? For pollen grain, for pollen grains के लिए ये एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म काम करेगा। इसका फंक्शन बस इतना ही है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, राइट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द elongated part, right? This is nothing but the elongated part, elongated tube like structure. This is nothing but the elongated tube. ये क्या है? This is nothing but the elongated tube. इसके थ्रू ही क्या करेगा? जो पॉलिन ट्यूब है इसके थ्रू ही जर्मिनेट करेगा। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या इसे हम लोग elongated ट्यूब भी बोल सकते हैं, राइट। क्लियर है? और ये जो बेसल बल्ज पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। मैं ऐसे भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, तो मैं ऊपर से दिखा दिया। ठीक है, ओवरी। व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज नथिंग बट द बेसल बल्ज पार्ट, बेसल बल्ज्ड पार्ट या बल्ज्ड बेसल पार्ट, बेसल बल्ज्ड पार्ट या बेसल बल्ज्ड बेसल पार्ट।
मतलब ये एकदम बेस में प्रेजेंट होगा, ठीक थैलमस के ऊपर प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है। कैविटी का मतलब है फ्री स्पेस। क्या है कैविटी का मतलब? कैविटी मतलब इज नथिंग बट द फ्री स्पेस, राइट? तो एक कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी, अगर ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है तो उस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कैविटी है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग उसे ओवरियन कैविटी बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? दिस इज नोन एज ओवरियन कैविटी। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज ओवरियन कैविटी। एनसीईआरटी में जितने भी लाइंस दिया गया है ना विथ रेस्पेक्ट टू द कार्पल, जितने भी लाइंस दिया गया है हम लोग उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, हम लोग अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने दिमाग से लेके यहाँ के कुछ लिख रहा हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। जो एनसीईआरटी में है वही हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, एक डायग्राम के फॉर्मेट में लिख दिया। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया गया है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, रिकॉल करने में दिक्कत आता है, तो मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया और उसी में सब कुछ दिखा दिया ताकि आपको रिकॉल में कोई दिक्कत ना आए। अब पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी, मेरी तरफ से मैंने जितना एफर्ट देना था मैंने भाई दे दिया। अब पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उसमें मैं कोई खास कुछ कर नहीं सकता। हाँ, पढ़ने में हेल्प चाहिए था वो मैंने कर दिया, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन इस डायग्राम को देखोगे तो बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है? तो दिस इज ओवरियन कैविटी। और इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है लॉक्यूल। याद करो, जब हम लोग प्रेजेंटेशन को पढ़ रहे थे, किसे पढ़ रहे थे? जब हम लोग प्रेजेंटेशन को पढ़ रहे थे, कहाँ पे? मॉर्फोलॉजी में। देखो फिर से मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आ गया। तो आपको हर जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर एक जगह पे आपको मॉर्फोलॉजी मिलेगा ही, ठीक है? तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग जब लोग प्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, एक्साइल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल, राइट, बेसल, ये सब पढ़ रहे थे, तो वहां हमने क्या देखा था? लॉक्यूल को, वर्ड को, वहां हम लोग लॉक्यूल वर्ड के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड ओवरियन कैविटी, बिकॉज एक कैविटी है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाता है ओवरियन कैविटी। इस ओवरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट है? इस ओवरियन कैविटी में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस कैविटी के अंदर। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करो। हालांकि ये वर्ड आपके नहीं दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये भी हमने मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ा था। तो देखो, मैं जो कहता हूँ ना वो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग लगता है सुनने में, लेकिन आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो उसका रिजल्ट भी आप ही को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्लाजेंटा। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्लाजेंटा। प्लाजेंटा, प्लाजेंटा क्या है? नथिंग बट अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, राइट? इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। अब एक चीज बताओ मुझे, आप सबके घर पे सोफा होगा, जरूर सोफा होगा। तो सोफा को हम लोग कुशन लाइक बनाते, कुशी बनाते थोड़ा सा। क्यों बनाते कुशन लाइक? ताकि हम लोग वहां पे आराम से बैठ सके। मतलब इसका मतलब है सोफा को इसलिए कुशन लाइक बनाया गया है क्योंकि उसके ऊपर किसी को बैठना है। तो सेम टू सेम अगर ओवरियन कैविटी है और उसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लांट ने बनाया है जिसका नाम है प्लाजेंटा, तो वो तो ऐसे ही नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये जरूर है, जैसे हमारे घर में सोफा को कुशन लाइक इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग उस पर बैठ सके, तो मतलब ये अगर कुशन लाइक बनाया गया है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई ना कोई आके बैठेगा। तो कौन बैठेगा? इसके ऊपर बैठेगा आपका ओव्यूल। कौन बैठेगा? आपका ओव्यूल। आपके एनसीईआरटी में जो ओव्यूल दिया गया है या अब तक आपने जो ओव्यूल देखा है, हम लोग उस टाइप का ओव्यूल नहीं ड्रॉ करेंगे, हम थोड़ा सा अलग ड्रॉ करेंगे। क्यों अलग ड्रॉ करेंगे मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बस आप मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? हम लोग ड्रॉ करेंगे ओव्यूल को। टूट गया, चलो ओव्यूल। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। अब बोलोगे सर ऐसा ओव्यूल तो हमने देखा नहीं है कहीं पे। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। आप बस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसे बस अभी के लिए ड्रॉ कर लीजिए।
दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द ओव्यूल, दिस इज नथिंग बट द ओव्यूल। ओव्यूल को और क्या कहा जाता है, ओव्यूल को और कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज मेगास्पोरेंजियम। क्या कहा जाता है, मेगा स्पोरेंजियम। दिस इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर होता है एम्ब्रायो सैक। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, दिस इज नोन एज एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक। सर इस ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम क्यों कहा जाता है, याद करो हमने क्या डिकोड करना सिखाया था, कि ये मेगास्पोरेंजियम जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन सा वर्ड मिलके बना है, एक है आपका स्पोरेंजियम जिसका मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर, और एक होता है मेगा। मेगा का मतलब क्या हो जाएगा, मेगास्पोर, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा एक बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगास्पोर्स प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, या उसी को ओव्यूल बोलेंगे। वहां हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, क्यों माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे, बिकॉज माइक्रोस्पोरेंजियम अ सैक लाइक स्ट्रक्चर और अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे। वही माइक्रोस्पोर्स बाद में किस में कन्वर्ट हो गए, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए। और वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया पॉलन सैक में। सेम टू सेम यहाँ पे ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। क्यों, बिकॉज इज अ स्पोरेंजियम और सैक लाइक स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर। और यही मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रायो सैक में। यही मेगास्पोर किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रायो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, एम्ब्रायो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पल, राइट। स्टिग्मा लैंडिंग करने के लिए, स्टाइल एलोंगेटेड पार्ट जिसके थ्रू जा सके पॉलन ट्यूब, ओवरी एक बेसल बल्ज पार्ट है, उसके नीचे आया ओवरियन कैविटी। ओवरियन कैविटी अंदर प्रेजेंट है क्या, प्लाजेंटा, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमें किसे बैठाना है, हमें बैठाना है ओव्यूल को या मेगास्पोरेंजियम को। और मेगास्पोरेंजियम क्यों बोल रहे हैं ओव्यूल को, बिकॉज ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है मेगास्पोर, और वही मेगास्पोर बाद में जाके जर्मिनेट करता है किसमें, एम्ब्रायो सैक में, राइट। जब हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज को और भी डिटेल में जान पाएंगे। अभी के लिए बस इतना डायग्राम ड्रॉ कर लो जो लीजिए और इतना समझ लीजिए काफी है। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, मेगास्पोरेंजियम डिस्कस करेंगे, एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्पल। अब जो सेगमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको बुक ढूंढने पे भी शायद मिल जाए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन उतना अच्छे से आपको नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर अगर एनसीईआरटी में नहीं है इसका मतलब है हमें नीट में नहीं आने वाला है। तो अगर एनसीईआरटी में नहीं है, अगर नीट में ही नहीं आने वाला है, तो हम लोग इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की गलती की वजह से। आप बोलोगे कि सर एनसीईआरटी ने ऐसा क्या गलती कर दिया कि हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दिया कि दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों है, मतलब एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, तो इसका मतलब है ओव्यूल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें से एक टाइप है एनाट्रोपस टाइप। अब हमने एनाट्रोपस ओव्यूल के ही क्यों लिया, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे जिसका आंसर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरऑल व्यू लेंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको समझना है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है, डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखना है, नो। बस आपको इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आप ये डिफरेंस को समझ पाओ कि एनाट्रोपस ओव्यूल के साथ, बाकी ओव्यूल के साथ एनाट्रोपस ओव्यूल का डिफरेंस क्या है, और एनसीईआरटी ने एनाट्रोपस ओव्यूल को ही क्यों चुना है, बस इतना। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल। हेडिंग क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल और मैक्रोस्पोरेंजियम। टाइप्स ऑफ ओव्यूल और मैक्रोस्पोरेंजियम, नॉट माइक्रोस्पोरेंजियम। ओव्यूल और मैक्रोस्पोरेंजियम, शायद मैक्रोस्पोरेंजियम ही लिखा था मैंने, ठीक है। अगर मैंने मैक्रोस्पोरेंजियम नहीं लिखा है
तो प्लीज उसको ठीक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने मैक्रो ही लिखा था, मैक्रोस्पोरेंजियम। और मैक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल को क्या बोला जाता है, मैक्रोस्पोरेंजियम। क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैक्रोस्पोर प्रेजेंट है। क्लियर है। अब ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं, ओव्यूल मेनली 4 टाइप के होते हैं। ऐसे होता तो 6 टाइप का है, लेकिन आपको सिर्फ 4 ही जानने की जरूरत है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एनाट्रोपस ओव्यूल को हमें समझना है इसलिए। ठीक है, तो मेनली 4 टाइप के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला होता है ऑर्थोट्रोपस, राइट। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, मान लो कि एक एक्सिस है, यहाँ पे बस ये एक्सिस को समझ लो, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, फिर इस एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक दिस इज एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ड्रॉ करेंगे आपका ओव्यूल। ठीक है, मेरे साथ आप भी ड्रॉ कीजिए ताकि आपको भी चीज़ें और क्लियर हो जाए। क्लियर है ही आपका, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। हम लोग इस स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे कि हर एक चीज़ को क्या कहा जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि एक्सिस के साथ इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका इस येलो लाइन को अगर आप इग्नोर कर सकते हो, इस येलो लाइन को हमने एक्सिस ड्रॉ किया है, ये नहीं होता है। ठीक है, जस्ट एक्सिस को दिखाने के लिए हमने येलो लाइन को ड्रॉ किया है। अगर येलो लाइन को आप हटा दो यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा, एक ओपनिंग दिखेगा। क्या दिखेगा, एक ओपनिंग दिखेगा यहाँ पे। इस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइलर ओपनिंग और माइक्रोपाइल, शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोपाइल बोला जाता है। देखो अब एक्सेस, अब मैं समझ वेट अ मिनट, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये एक्सेस है, वेरी गुड, और ये है ओव्यूल। अब ये एक्सेस है और ये है, ये उसका माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला उंगली। ठीक है, ये वाला उंगली इसका माइक्रोपाइलर एंड, तो ये है इसके साथ, एक्सेस के साथ। तो एक्सेस के साथ ये जो ओव्यूल है, इसने कितना डिग्री का एंगल बनाया है, 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल, बिकॉज एक्सिस भी ऐसा है, माइक्रोपाइल भी आपका ऐसा है, तो 0 डिग्री का एंगल। तो इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे एनाट्रोपस, सॉरी, इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल सिंपल से क्या याद रखेंगे कि माइक्रोपाइल और जो एक्सिस है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री, दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्सिस ड्रॉ हो गया। फिर से सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट। ये फिर से हमने एक्सिस ड्रॉ किया, देखो अब माइक्रोपाइल किस तरफ है, इस तरफ, माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ है, और ये है एक्सिस। मतलब पहले क्या था, ये एक्सिस था, ये ओव्यूल था, अब ये एक्सिस है, ओव्यूल ऐसे हो गया। तो अब ये एक्सिस और इस ओव्यूल के बीच में ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो थीटा है अब क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस टाइप ऑफ ओव्यूल को बोला जाता है हेमी एनाट्रोपस। क्या बोला जाता है, हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल बोला जाता है। ठीक है,
अब हेमी एनाट्रोपस का मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो एनाट्रोपस का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हेमी मतलब होता है आधा, अगर आधा एनाट्रोपस में थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो पूरा एनाट्रोपस में थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है। मतलब अब क्या होगा? एक्सेस ऐसे था, माइक्रोपाइल ऐसे था 90 डिग्री, अब माइक्रोपाइल कैसा हो जाएगा? ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा, जैसे ही ये एक्सेस है और माइक्रोपाइल अगर ऐसे बन गया तो ये जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 180 डिग्री हो गया तो अब उसे हम लोग बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। चलो फिर से एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ये देखो हमने एक्सेस ड्रॉ किया, हम लोग को क्या ड्रॉ करना है? एनाट्रोपस ओव्यूल को ड्रॉ करना है, राइट। सॉरी मैं ऊपर की तरफ दिखाता हूँ इसे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपका डायग्राम में ही बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है, राइट, ताकि आपको अलग से कुछ ना करना पड़े। डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो कि चीज़ें डायग्राम में ही आपका क्लियर हो जाए, राइट। राइट, तो ये देखो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ आ गया और एक्सेस यहाँ। तो मतलब ये क्या था? पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, अब पूरा का पूरा ऐसा रोटेट कर गया। तो मतलब ये जो एंगल बनाया, मतलब पहले ऐसा था, राइट, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ 90, फिर ऐसे घूम गया, तो ये जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। और यही ओव्यूल की बात आपके एनसीईआरटी में किया गया है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम को देखिएगा तो वहां पे बोला गया है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इसे कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जहां पे क्या होता है, जहां पे मेन एक्सिस के साथ जो माइक्रोपाइल है वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में रहता है। और याद करो, ये वाला डायग्राम याद आ रहा है? जब हमने कार्पेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो मैंने कहा, क्या कहा था कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है या आपने ऐसा ओव्यूल देखा भी नहीं है, हम उस टाइप का कुछ ओव्यूल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या किया था, वहां पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को ड्रॉ किया था। वहां पे मैंने जो ओव्यूल ड्रॉ किया था वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था, जो कार्पेल वाला डायग्राम है, पेज उलट के देख लो, कार्पेल वाला जो डायग्राम है उसमें मैंने ऑर्थोट्रोपस को ड्रॉ किया है। और हेमी एनाट्रोपस 90 डिग्री और एनाट्रोपस 180 डिग्री। और एक टाइप होता है, आप बोलोगे 30 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, अब 270 आएगा। नहीं, 270 नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट 360 होता है। 360 में क्या होता है? सर्सिनोट्रोपस। 360 में होता क्या है देखो, ये एनाट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस देखने में थोड़ा सा एक ही जैसा लगता है, लेकिन एनाट्रोपस में देखो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये किसी चीज से, इस वाले पोर्शन से ये ढका नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्सिनोट्रोपस की तो ये जो पूरा इस पोर्शन होगा, एक मिनट मैं दिखाता हूं आपको। वो क्या होगा? वो पूरा का पूरा ढका हुआ होगा। अब ये देखो एक्सिस, या अब ये देखो एक्सिस, पहले कैसा था? पहले देखो कैसा था, पहले ऐसा था, फिर बाद में कैसा हुआ? 90, फिर 180, फिर ये पूरा का पूरा, मतलब पहले ऐसा होगा, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ 90, फिर ये हो गया 180,
फिर अब घूम के ऐसा चला जाएगा अंदर की तरफ। तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ये घूम के अंदर की तरफ चला गया। मुझे लगता है स्ट्रक्चर में कोई गलती हुई है, बट एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ से हुई है मुझसे। ठीक है, यहाँ पे हो गई शायद गलती, देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे हुई है, सॉरी, यहाँ पे हुई थी गलती, ये वाला गलती हुआ था मुझसे। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मुझे ऐड करना था और इसको ऐसे कवर करना था। तो देखो ये माइक्रोपाइलर जो एंड है ये पूरा का पूरा ये सिस्टम से ढका हुआ है, मतलब पूरा का पूरा ये ऐसे सिकुड़ जाता है अंदर की तरफ। तो इसे कहा जाता है आपका सर्सिनोट्रोपस, जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 360 डिग्री। इसे कहा जाता है सर्सिनोट्रोपस। क्या कहा जाता है, सर्सिनोट्रोपस। ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि एनाट्रोपस ओव्यूल किसे कहते हैं। तो एनाट्रोपस में देखो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी ला के पार्क कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे कार ला के पार्क कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज यहाँ का पूरा पोर्शन ऐसे कवर्ड है। तो यही डिफरेंस है एनाट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस के साथ, और एनाट्रोपस के साथ बाकी ओव्यूल्स का। ये 4 मेन टाइप होते हैं और 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में है नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। मुझे बस समझना था, समझाना था कि एनाट्रोपस ओव्यूल के साथ बाकी ओव्यूल्स का डिफरेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्यों एनसीईआरटी ने एनाट्रोपस ओव्यूल को ही चुना। तो क्या होता है कि 82% एंजियोस्पर्म में, अगर हम बात करते हैं तो 82% एंजियोस्पर्म में यही टाइप ऑफ ओव्यूल देखा जाता है। 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखा जाता है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसी वजह से एनसीईआरटी ने एनाट्रोपस ओव्यूल को ही, सॉरी एक्सक्यूज मी, एनाट्रोपस ओव्यूल को ही चुना है। क्यों? बिकॉज 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखा जाता है। मैं थोड़ा सा चीज़ों को गलत तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे दे दिया गया है, आपको थोड़ा सा समझने में शायद दिक्कत हो जाए। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, अब हम लोग इसी ओव्यूल को जो हमने पढ़ा है ओव्यूल को, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर टाइप देख लिया, अब स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मैक्रोस्पोरेंजियम। अब एनसीईआरटी में देखो, मान लो ये एक ओवेरियन कैविटी है, मैं बाकी चीजों को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि एक ओवेरियन कैविटी है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है प्लाजेंटा। अब प्लाजेंटा के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे किसे रखना है, किसे बैठाना है, एनाट्रोपस ओव्यूल को बैठाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बैठा सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे बिठा सकता हूं एनाट्रोपस ओव्यूल को, ऐसे बिठा सकता हूँ एनाट्रोपस ओव्यूल को, बिकॉज ये देखो ये इसका एक्सेस हो गया, ये माइक्रोपाइल इस तरफ है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री तो होगा। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया है, वो कुछ ऐसा दिया गया है। देखो अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल का, वो कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसा कुछ ऐसा आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा दिया गया है। अब हमने ये भी एनाट्रोपस है, ये भी एनाट्रोपस है, तो आप कहोगे कि सर ये एनाट्रोपस, ये जो एनाट्रोपस है ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जो एनाट्रोपस है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ? सर ये एनाट्रोपस ऐसा दिख रहा है और ये एनाट्रोपस ऐसा दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे प्लाजेंटा का पोजीशन जो है वो चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है कि पहले जो ओवेरियन कैविटी है, इसके अंदर प्लाजेंटा जो था वो बेसल पार्ट में प्रेजेंट था, तो ये जो ओव्यूल था वो बेस से कनेक्टेड था, मतलब नीचे की तरफ कनेक्टेड था। अब यहाँ पे ये मान लो ओवेरियन कैविटी है,
अब प्लेजेंटा कहाँ होगा? अब प्लेजेंटा यहां होगा, तो मतलब ओव्यूल अब यहां से कनेक्टेड होगा। तो बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये भी एनाट्रोपस है, ये भी एनाट्रोपस है। खाली क्या होगा, ये दोनों केस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ प्लेजेंटा जो है वो नीचे प्रेजेंट था, यहाँ प्लेजेंटा जो है ऊपर प्रेजेंट है। नीचे प्रेजेंट था प्लेजेंटा तो ओव्यूल ऐसे अटैच था, अब प्लेजेंटा ऊपर की तरफ है तो ओव्यूल ऐसे अटैच होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक्सिस के साथ अब भी इसका जो पोजीशन है वो अब भी 180 डिग्री ही होगा, राइट। तो ये भी एनाट्रोपस है और ये भी एनाट्रोपस है। तो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया था, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों के कि अचानक से ओव्यूल कैसे उलट क्यों दिया गया है तो वो समझ नहीं पाते कि अचानक से ऐसे मतलब उल्टे साइड से ओव्यूल को क्यों दिया गया है। तो बस प्लेजेंटा का जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका है और कुछ नहीं, ठीक है। प्लेजेंटा का पोजीशन स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है, ठीक है। जैसे ओव्यूल अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होंगे, 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ही होंगे, लेकिन प्लेजेंटा का पोजीशन बेसल भी हो सकता है और अपर लेवल पे भी हो सकता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे, तो फिर से उसी डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलो इसी से ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं इससे नहीं ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि इसी डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा सब कुछ हमें समराइज करना है। इसी डायग्राम के अंदर हमें सब कुछ को क्या करना है, समराइज करना है। सब कुछ हम लोग अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी, एकदम आराम आराम से समझेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है हम उसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी वाले डायग्राम को ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। थोड़ा सा इसे और नीचे आना चाहिए था। ऐसे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे आ गया, जस्ट अ मिनट। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग ट्राई करेंगे परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए, ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब ठीक है, अब ओवरऑल ठीक है, ठीक है। ये अंदर बना दिया हमने एम्ब्रायो सैक। हर चीज़ को हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले जो समझना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस ओपनिंग को, ये डोर जैसा दिख रहा है, इस डोर को क्या बोला जाता है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइली। क्या बोला जाता है इसे, इसे कहा जाता है माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर ओपनिंग, ओपनिंग और माइक्रोपाइल। प्यार से हम लोग इसे माइक्रोपाइल भी बुलाते हैं। अब ये दरवाजा जैसा या ओपनिंग दिया गया है। ओपनिंग मतलब क्या है, ओपनिंग का मतलब है दरवाजा। इस दरवाजों को क्यों दिया गया है, क्वेश्चन ये आएगा, राइट। क्यों दिया गया है, तो जब हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जस्ट अ मिनट, ओके, जब हमने पॉलन ग्रेन का, मैंने एक बार देख लिया चार्ज है कि नहीं, ठीक है। जब हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने क्या बोला था कि पॉलन ग्रेन में एक छोटा सा पोर होता है, राइट, जिसको बोला जाता था जर्म पोर, जिसके ऊपर कोई भी स्पोरोपॉलिन लेयर नहीं होता था। उस जर्म पोर का काम क्या था, उस जर्म पोर के थ्रू क्या हो रहा था, जब पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा था तो उसी जर्म पोर के थ्रू क्या कर रहा था, पॉलन ट्यूब निकल रहा था। तो पॉलन ट्यूब को निकलने का दरवाजा मिला। अब पॉलन ट्यूब को जाना कहाँ है, पॉलन ट्यूब को तो यहीं आना है। क्यों यहाँ आना है, बिकॉज इस एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या है, एग है, मतलब फीमेल गैमेट है, और पॉलन ट्यूब में क्या है, मेल गैमेट है। तो अगर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करना है तो उसे कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा।
और यहाँ आने के लिए कोई तो दरवाजा उसे चाहिए। तो यहाँ पे दरवाजा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है वो प्लाजेंटा के साथ कनेक्टेड है। यहाँ धक्का खाएगा, धक्का खाएगा, धक्का खाएगा, धक्का खाएगा, धक्का खाएगा, तो उसे जगह कहाँ से मिलेगा? सिर्फ यहाँ से एक जगह मिलेगा। तो माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल का काम क्या है? ये दिस इज द ओपनिंग फॉर पॉलन ट्यूब, दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर पॉलन ट्यूब। तो विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट द एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट फॉर pollen tube, entry point for whom? entry point for pollen tube, because बाकी कहाँ पे कहीं से भी उसे जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ ये ही एक जगह है जहां से वो एंटर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिकॉज उसे मेल गैमेट्स को यहाँ पे पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, राइट? सो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, वेरी गुड। और ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, ये जो बेसल पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट द चैलेजल एंड। इसको क्या कहा जाता है? चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड से, एग्जैक्टली ऑपोजिटली प्रेजेंट, ऑपोजिटली प्रेजेंट। किसके ऑपोजिट? ये एग्जैक्टली ये देखो, यहां अगर माइक्रोपाइल है, ठीक उसके ऑपोजिट यहां पे होगा चैलेजल एंड, बेस पे। दिस इज द बेसल पार्ट, दिस इज नथिंग बट द बेसल पार्ट। तो अपर पार्ट हो गया माइक्रोपाइल, लोअर पार्ट हो गया बेसल पार्ट। अब अंदर की चीजों को हमें पढ़ना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे याद करो क्या होगा? यहाँ पे होगा प्लेजेंटा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ प्लेजेंटा होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका प्लेजेंटा, प्लेजेंटा। तो ओव्यूल को प्लेजेंटा के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? ये वाला पोर्शन कनेक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें इस ओव्यूल की, तो ओव्यूल को प्लेजेंटा के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? ये दिस इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, डंडे के जैसा जो स्ट्रक्चर है, यही क्या कर रहा है? ओव्यूल को, ओव्यूल के बॉडी को ये प्लेजेंटा के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। दिस इज नोन एज फ्यूनिकल। व्हाट इज फ्यूनिकल? तो क्या लिखेंगे? ओव्यूल इज कनेक्टेड विथ प्लेजेंटा वाया फ्यूनिकल। ओव्यूल इज कनेक्टेड, ओव्यूल इज connected with placenta via funicle. Via what? Via funicle. देखो डायग्राम में ही सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे जो लाइंस है ना, ये सारे के सारे जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये एनसीईआरटी के लाइंस है। मैंने सिर्फ क्या किया है? मैंने सिर्फ एक डायग्राम के अंदर सारी के सारी लाइंस को मैंने इनपुट कर दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है। क्यों? ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको रिवीजन करने में आसानी हो, आपको रिटेन करने में चीज़ें आसान हो जाए, आप चीज़ों को विजुअलाइज ज़्यादा कर पाए। अगर सिर्फ पढ़ेंगे फ्यूनिकल, ओव्यूल इज कनेक्टेड वाया फ्यूनिकल विथ, ओव्यूल इज कनेक्टेड विथ प्लेजेंटा वाया फ्यूनिकल, कितनी बार याद रखोगे? अब सिर्फ आपको ये डायग्राम को याद करना है। अच्छा वो डायग्राम था, वो प्लेजेंटा था, ऐसा एक डंडा स्ट्रक्चर था, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और वो कनेक्ट हो रहा था। हाँ, तो उसी को हम लोग तो बोल रहे थे फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल कौन हो गया? ओव्यूल के साथ प्लेजेंटा को अटैच कर रहा है, वही है फ्यूनिकल। सो दिस इज नथिंग बट द फ्यूनिकल। तो मेरे तरफ से जितना भी एफर्ट देना था मैंने दे दिया है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है? ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है, साइंटिफिकली करेक्ट है, डोंट वरी, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये फ्यूनिकल के साथ ये जो बॉडी है ओव्यूल का, अब फ्यूनिकल क्या कर रहा है? ओव्यूल के बॉडी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? प्लेजेंटा के साथ, राइट? लेकिन इस फ्यूनिकल को अगर ओव्यूल के साथ कनेक्टेड करना है तो उसका भी एक पोर्शन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है? दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइलम। इसे क्या कहा जाता है? दिस इज नथिंग बट द हाइलम। व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज नथिंग बट द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ये क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट द जंक्शन। जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज नथिंग बट द मेटिंग पॉइंट। मेटिंग पॉइंट यानी
दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज है। यहाँ से फ्यूनिकल आ रहा है, यहाँ से ओव्यूल का बॉडी आ रहा है, और यहाँ पे ये दोनों फ्यूज कर गए, तो इस पोर्शन को हम लोग नाम दे दिया हाइलम। जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ग्रेट। अब देखो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट के ऊपर देखो, ये कवरिंग 1, दिस इज कवरिंग 2 दिख रहा है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। इसे क्या बोला जाता है? इंटेग्यूमेंट्स। बाहर की तरफ ये वाला इंटेग्यूमेंट्स बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट। क्या बोलेंगे? आउटर। और ये अंदर की तरफ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर। दोनों ही क्या है? दोनों ही है इंटेग्यूमेंट्स। क्या है? इंटेग्यूमेंट्स। ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो आउटर, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो इनर। बस उतना ही इसका काम है। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? इट इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है? पॉइंट 1 क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब देखो इंटेग्यूमेंट ने क्या किया है, पूरी तरह से ये जो पोर्शन है ना, ये जो वाला जो पोर्शन है, इसे बोला जाता है न्यूसेलस। एक चीज समझ लो, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई मुझे, नहीं सही किया था मैंने, बस मैंने दिखाना अलग जगह था मुझे। चलो यहाँ पे ही दिखा देते हैं। ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है न्यूसेलस। अब देखो ये इंटेग्यूमेंट क्या करता है, इस न्यूसेलस को या इस एम्ब्रायो सैक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लेकिन देखो अच्छे से अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? न्यूसेलस है। ये पूरा का पूरा पोर्शन न्यूसेलस है। मतलब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये क्या है? ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये न्यूसेलस है। पूरा का पूरा न्यूसेलस है। तो देखो इंटेग्यूमेंट ने क्या किया, पूरे के पूरे न्यूसेलस को ही कवर किया है, सिर्फ एक जगह को नहीं किया, दैट इज दिस पोर्शन। देखो यहाँ पे कोई आपको इंटेग्यूमेंट नहीं दिखेगा या कोई कवरिंग नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा, अगर यहाँ पे कोई कवरिंग प्रेजेंट हो गया गलती से तो पॉलन ट्यूब अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे इस डोर को या इस ओपनिंग को रखा क्यों गया था? ताकि पॉलन ट्यूब अंदर आ सके। तो अगर इंटेग्यूमेंट आगे आएगा या प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगा तो पॉलन ट्यूब अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसी वजह से इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे न्यूसेलस को ही कवर करते हैं एक्सेप्ट माइक्रोपाइलर एंड को। राइट? तो क्या लिखेंगे, उसी को हम लोग लाइन में लिखेंगे थोड़ा सा कि इट कवर्स the entire nucellus except for micropyle और micropylar opening। तो क्या करेगा, ये जो इंटेग्यूमेंट है ये पूरा का पूरे न्यूसेलस को कवर करेगा एक्सेप्ट फॉर द माइक्रोपाइलर ओपनिंग। जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेता हूँ फिर से। अगले दिन क्या हुआ था, मुझसे चार्ज चला गया था और मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा था, तो फिर इसी वजह से मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि ठीक है चल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेग्यूमेंट्स। अब एक चीज याद करो, जब मैंने मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट किस में होता है? फ्रूट में। जो ओव्यूल होता है उसके अंदर उस किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है आपके, ओवरी जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में, और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके सीड में। तो अगर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो ओव्यूल का ये प्रोटेक्टिव लेयर है क्या? इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड में, ओव्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर कौन है? इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट होगा? सीड कोट में। राइट? तो इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट होगा? इट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। इट कन्वर्टेड इनटू
सीड कोट, ये कन्वर्ट होगा सीड कोट में। क्यों? बिकॉज सीड कोट का काम क्या है? सीड कोट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करना। तो सीड कहां से आया? ओव्यूल से आया। ओव्यूल को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? इंटेगुमेंट कर रहा था। तो अगर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया तो ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा था इंटेगुमेंट, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो सीड के कोट में कन्वर्ट होगा। सिंपल। तो ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, ओव्यूल होता है सीड में, एंड इंटेगुमेंट होता है सीड कोट में। उसके बाद आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मास ऑफ सेल्स। दिस इज नथिंग बट मास ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2 है हर एक सेल में बहुत ज़्यादा अबंडेंट फूड, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड पाया जाता है, अबंडेंट रिजर्व फूड। ठीक है, तो ये दो आ गए पॉइंट्स न्यूसेलस के अंदर। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहाँ आप स्टार देके लिख लीजिए, वहां बताना मैंने भूल गया था। जस्ट मिनट, थोड़ा मैं चेंज कर लूँ। यस, चलो। तो एक चीज मैं बताना भूल गया था कि एक प्लांट में एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। ओवरी हैविंग ओनली वन ओव्यूल, वन ओव्यूल, ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल कहाँ कहाँ देखा जाता है? ये आपके देखा जाता है व्हीट में, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। आपका जो एग्जाम्पल्स है वही हम लोग लिखेंगे। पैडी में, और आपका देखा जाता है मैंगो में। कहाँ देखा जाता है? मैंगो में। ये इस पोर्शन का पार्ट नहीं है, ये अलग से मैं लिख रहा हूँ, आप वहां जाके जहां हम लोग कार्पल को डिस्कस किया था वहां आप इस चीज को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ओवरी हैविंग ओनली वन ओव्यूल, व्हीट, पैडी, मैंगो। ओवरी विथ मेनी ओव्यूल, ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स, क्या क्या हो जाएगा? एग्जांपल्स बताओ। पपाया हो जाएगा, पपाया। और क्या हो जाएगा? ऑर्किड हो जाएगा, ऑर्किड्स। और क्या हो जाएगा? और आपका वाटरमेलन हो जाएगा, वाटरमेलन। जब हम लोग तरबूज खाते हैं तो सबसे जो इरिटेटिंग चीज होता है हमारे लिए वो क्या होता है कि जैसे ही अगर उसका जो सीड्स है उसको अच्छे से निकाल नहीं दिया गया है तो सबसे इरिटेटिंग चीज होता है सीड का मुंह में आना। वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है तरबूज खाने में, राइट? ये सबके साथ होता है, राइट? तो उसमें हम लोग मल्टीपल्स क्या देखते हैं? मल्टीपल्स छोटे छोटे काले काले सीड्स देखते हैं। तो अगर काले काले सीड्स देखते हैं तो वो सीड्स कहाँ से आया है? कहाँ? ओव्यूल से आया है। तो इसका मतलब अगर बहुत सारे मल्टीपल सीड है इसका मतलब मल्टीपल ओव्यूल्स भी होंगे, राइट? तो ओवरी हैविंग वन ओव्यूल, व्हीट, पैडी, मैंगो में। और ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स, पपाया में। पपाया में बहुत सारे छोटे छोटे देखते हैं हम लोग सीड। ऑर्किड्स में देखा जाता है, वाटरमेलन में भी देखा जाता है। वाटरमेलन में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है सीड, अगर ठीक से जितने भी हम लोग कोशिश कर ले वाटरमेलन से सीड निकालने की, लेकिन पूरा का पूरा कभी क्लियर नहीं होता है कोई ना कोई 2-3 सीड रह ही जाता है अंदर, राइट? उतना ज़्यादा साफ करना पॉसिबल नहीं होता। वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है वाटरमेलन के लिए। ठीक है, सो दिस इज लाइन, दिस इज द पॉइंट मैं जो मैं भूल गया था, तो आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? देखो, न्यूसेलस को कवर कर लिया। सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं। पहले हमने माइक्रोपाइलर एंड को कवर लिया, जो एंट्री पॉइंट है किसका? पॉलन ग्रेन का। बहुत बढ़िया, ये वाला। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने इंटेगुमेंट्स देखे, यानी प्रोटेक्टिव लेयर देखा। जो आउटर साइड में प्रेजेंट होगा तो आउटर बोलेंगे, इनर साइड में प्रेजेंट होगा तो इनर बोलेंगे। बहुत बढ़िया। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। जब ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने देखा क्या? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है? मास ऑफ सेल्स, और जिस हर एक सेल में क्या है? अबंडेंट अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है। न्यूसेलस के ये वाले कैरेक्टर से कोई सेल याद आ रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का? क्या आपको टैपेटम याद नहीं आ रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम का? वो टैपेटम जो था मल्टी न्यूक्लिएट था, उसमें भी बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल था। वो क्या कर रहा था? वो नरिश कर रहा था किसे? ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर्स को, राइट? सेम टू सेम न्यूसेलस में भी हम लोग क्या देखते हैं? अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है।
चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको रिविजन या रिकॉल बहुत ज़्यादा होगा और बहुत चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। सो न्यूसेलस के साथ हमने उसको कंपेयर कर लिया। फिर हमने चैलेंजर एंड देखा। चैलेंजर एंड का कोई खास बात क्या है, ये बेसल पार्ट है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है इन केस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। और हमने क्या देखा, प्लेजेंटा देखा। प्लेजेंटा के साथ ओव्यूल को कनेक्ट कौन कर रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ ओव्यूल को कनेक्ट कौन कर रहा है, फ्यूनिकल के साथ ओव्यूल जहां पे कनेक्ट हो रहा है उस जंक्शन को हम लोग बोल रहे हैं हाइलम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बस एक ही चीज बाकी रहेगा, दिस इज एम्ब्रायो सैक। दिस इज व्हाट, दिस इज एम्ब्रायो सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को और क्या बोला जाता है, एम्ब्रायो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, दैट इज एग। फीमेल गैमेट कौन है, एग। एग किसके अंदर प्रेजेंट है, यही एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रेजेंट है एग। यही जो एम्ब्रायो सैक है इसी के अंदर कौन प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो पॉलन सैक को हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेल गैमेटोफाइट। क्यों, बिकॉज उसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे, तो इसी वजह से पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोल रहे थे। सेम टू सेम अगर हम बात करें एम्ब्रायो सैक की, तो एम्ब्रायो सैक के अंदर हमें फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, दैट इज एग। इसी वजह से एम्ब्रायो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। क्लियर है। अब जनरली क्या होता है, जनरली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रायो सैक होता है, और वो एम्ब्रायो सैक कहां से बनता है, वो एम्ब्रायो सैक बनता है मेगास्पोर से, ठीक है। तो जनरली one ovule has one embryo sac, has only one embryo sac, formed from megaspore, right? So this is 1, this is 2। बस एम्ब्रायो सैक को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, दैट इज एग। एंड ये हर एक ओव्यूल के अंदर हम लोग जनरली एक ओव्यूल के अंदर हम लोग एक एम्ब्रायो सैक देखते हैं। तो जनरली वन ओव्यूल हैज ओनली वन एम्ब्रायो सैक। और ये एम्ब्रायो सैक कहाँ से बना, ये एम्ब्रायो सैक बना मेगास्पोर से। मोर प्रिसाइजली अगर कहूं तो फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है एम्ब्रायो सैक। अब फंक्शनल मेगास्पोर कैसे बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक कैसे बनता है, और एम्ब्रायो सैक का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आज का लेक्चर जो है हम लोग यहाँ तक रखते हैं। और बिकॉज आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे मेगास्पोर बना, कैसे मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक बना, और एम्ब्रायो सैक का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सब कुछ हमने कवर कर लिया, माइक्रोपाइल, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस को कवर किया हमने, और फिर एम्ब्रायो सैक को कवर किया, फिर हाइलम, फ्यूनिकल, प्लेजेंटा, हर एक चीज़ हमने ओवरऑल कवर कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, ठीक है। और कुछ नहीं है, जितने भी सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स है सारे के सारे मैंने डायग्राम फॉर्मेट में आपको दे दिया है, बस पढ़ने की जिम्मेदारी है जो है वो आपकी है, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।